हाय गाइस, वेलकम टू ब्रेन ग्रेन दुनिया। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो इन्वेस्टमेंट से कुछ बड़ा रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि इन लोगों को ये पता होता है कि इन्वेस्टमेंट से उन्हें रिटर्न मिलेगा, पर ज्यादा किस चीज से मिलता है, ये चीज लोगों को बहुत कंफ्यूज करती है। आप ऐसी कंफ्यूजन में ना फंसे, इसीलिए मैंने आपको रेंटल और डिविडेंड इनकम का डिफरेंस बताया है, क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम लोग अपने पैसे स्टॉक और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे में इन दोनों में से कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए अच्छा है, किसमें इन्वेस्ट करने पर आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा, और लास्ट डिविडेंड इनकम और रेंटल इनकम में क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। चलिए इसे एक स्टोरी से समझते हैं। रमेश और सुरेश दोनों दोस्त थे और दोनों ने पार्टनरशिप में एक स्टार्टअप शुरू किया। वो शूज बनाया करते थे। एक दिन उनकी कंपनी को 1 लाख शूज बनाने का ऑर्डर मिला। उन्होंने अपने ऑर्डर्स पूरे किए, जिससे उन्हें एक साथ 2 करोड़ रुपए मिल गए। इन्होंने 50-50% डिवाइड कर दिया। दोनों की मेंटालिटी अलग थी। रमेश ने सोचा कि चलो 1 करोड़ में से एक पॉश एरिया में एक फ्लैट खरीद लेते हैं, रहने के लिए घर तो है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करने पर ये एक एसेट बन जाएगा और साथ में फ्यूचर भी सिक्योर हो जाएगा। वहीं सुरेश ने सोचा कि फ्लैट का क्या करूंगा, घर तो पहले से ही है, इस पैसे को स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। अब आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा रमेश समझदार है, क्योंकि उसने रियल एस्टेट में पैसे लगाए हैं, और वैसे भी इंडिया में रियल एस्टेट में पैसे लगाना सबसे सेफ माना जाता है। इस वजह से 80-90% इंडियंस अपने पैसे सबसे पहले घर में इन्वेस्ट करते हैं। और कुछ सोच रहे होंगे सुरेश ज्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि वो स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा है, जिससे उसे कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा और वो अपनी वेल्थ क्रिएट कर पाएगा। पर एक्चुअली समझदार कौन है, ये तो आगे वीडियो में पता चल ही जाएगा। खैर, बैक टू द स्टोरी। एक तरफ जहां रमेश के खरीदे फ्लैट को देख देख कर उनके फैमिली वाले खुश होते कि वाह कितना आलीशान फ्लैट है, कितने पॉश एरिया में है, वहीं सुरेश का स्टॉक इन्वेस्टमेंट किसी की समझ में नहीं आ रहा था। सबको लग रहा था भाई डूबे इसके पैसे अब तो। रमेश जहां फ्लैट खरीदने के बाद चैन से चिल कर रहा था, उसे लग रहा था कि अब वो टेंशन फ्री हो गया है। वहीं सुरेश तो खुद श्योर था, उसके नजदीकी लोग उसके कॉन्फिडेंस को हिला रहे थे। तो दोस्तों, ये है असली डिफरेंस। फर्स्ट, टेंजिबल शो ऑफ। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने वाला अपने एसेट्स, अपनी प्रॉपर्टी को देख सकता है, फ्रेंड्स रिलेटिव्स को दिखा सकता है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके चैन से सो भी सकता है, क्योंकि वो घर का ऑनर है। और अगर वो अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पर लगा देता है तो उसे रेंटल इनकम भी मिलेगी, और साथ में वो एकदम श्योर होता है कि प्रॉपर्टी के प्राइसेस 100% बढ़ेंगे। पर जो लोग स्टॉक मार्केट में अपने पैसे लगाते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि आगे उनके स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी या नहीं। इसीलिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले शो ऑफ नहीं करते हैं। देखो, मैंने टाटा के शेयर्स खरीद लिए, अब रतन टाटा मुझे अपने ऑफिस में चाय पिलाएगा, नहीं ना। आप स्टॉक में इन्वेस्ट करके सिर्फ प्रॉफिट में कुछ % के हिस्सेदार बनते हैं। और तो और यहाँ रोज मार्केट में उतार चढ़ाव आते हैं। तो दोस्तों, अब तक की कहानी से तो रमेश ही इंटेलिजेंट लग रहा है। सेकेंड, चार्जेस। अब हुआ ये कि रमेश ने जब फ्लैट खरीदा तो उसे इस 1 करोड़ के फ्लैट पर उसे 7% स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ी, साथ में 1% रजिस्ट्रेशन चार्जेस भरना पड़ा, और प्लस 2% ब्रोकरेज फीस। तो ये टोटल हुआ 10%, यानी 1 करोड़ प्लस 10 लाख। ये सारे चार्जेस मतलब टोटल 1 करोड़ 10 लाख। वहीं सुरेश को स्टॉक मार्केट पर ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म से स्टॉक इन्वेस्टमेंट करने पर कोई भी चार्जेस नहीं लगे। और आजकल तो ऐसे कई सारे ऐप्स और वेबसाइट्स हैं जहां पर आप स्टॉक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्टॉक खरीदते समय सिर्फ एसटीडी देना होता है, जो होता है 0.1%। सेबी की फीस बस 10 रुपए, और बाकी गवर्नमेंट और एक्सचेंज फीस सब मिलाकर 1 करोड़ पर उसे दे देना पड़ा। बस 10,000 रुपए एक्स्ट्रा, मतलब प्रॉपर्टी खरीदते टाइम 10 लाख रुपए चार्जेस, और स्टॉक में सिर्फ 10,000। ये तो हुआ स्टॉक इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट। मतलब यहाँ सुरेश का पलड़ा भारी हो गया। सुरेश को अपनी पॉकेट से एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लगाना पड़ा। थर्ड, ग्रोथ रेट ऑफ इन्वेस्टिंग। अब रमेश ने जिस फ्लैट को खरीदा, उस फ्लैट में रमेश को इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, प्लम्बिंग, मेंटेनेंस, इन सब पर भी खर्च करना पड़ रहा था। तो मंथली 5,000 तो इसी पर खर्च हो रहा था। इसी के साथ फ्लैट में इंटीरियर, पेंटिंग और दूसरे खर्चे, तो कुल मिलाकर रमेश को ये सब खर्चे भी तो करने पड़ रहे थे। अब मान लेते हैं कि रमेश को इस फ्लैट पर एवरेज रेंटल यील्ड के हिसाब से 3% का रेंट ईयरली मिल रहा होगा, मतलब 3 लाख, यानी मंथली 25,000, और उसमें से प्रॉपर्टी टैक्स प्लस मेंटेनेंस चार्जेस मतलब 5,000 मंथली माइनस कर दीजिए। अब उसकी मंथली इनकम हुई 20,000, मतलब कुल मिलाकर प्रॉपर्टी से ईयरली रेंटल इनकम 2% हो गई। वहीं स्टॉक से ईयरली 1% डिविडेंड मिलता है। तो देखने में लग रहा होगा कि अब भी रमेश फायदे में है। पर अब आता है ग्रोथ फैक्टर।
स्टॉक मार्केट में 15% के हिसाब से ग्रोथ होती है, कई बार ये 18% से 20% से भी होती है, पर हम 15% पकड़ लेते हैं। वही रियल एस्टेट की प्राइस रियल एस्टेट प्रॉपर्टी प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग ग्रो होती है। ऑन एन एवरेज ये इंडेक्स 10% की ग्रोथ से बढ़ता है, मतलब लॉन्ग टर्म ग्रोथ में सेंसेक्स ज्यादा ग्रो करता है। आप खुद ही अपने सामने एग्जांपल देख सकते हैं। नंबर 4, मैजिकल पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जहां रमेश को फ्लैट से 2,20,000 की इनकम हुई, वहीं सुरेश को इससे 1% के अकॉर्डिंग 1,15,000 की इनकम हुई। तो अब लग रहा है प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट बेस्ट हुई, पर फ्यूचर में प्रॉपर्टी की ग्रोथ होगी 10% से और स्टॉक की 15%। तो एक टेंटेटिव कैलकुलेशन करते हैं। 15 साल 2% रेंटल इनकम के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी की इनकम होगी 9,18,000। वहीं स्टॉक की 1% डिविडेंड से ग्रोथ होगी 9,35,762 रुपए। अब आप कहोगे कि ये कैसे हो गया? तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। स्टॉक की ग्रोथ फ्यूचर में कंसिस्टेंटली होती है, वहीं प्रॉपर्टी की उतनी ज्यादा नहीं होती, और अगले कुछ सालों में स्टॉक से और ज्यादा प्रॉफिट होगा, जो प्रॉपर्टी से डबल, ट्रिपल और मल्टीपल टाइम हो जाएगा। 5th, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हो गई। जी हाँ, ऐसा ही होता है। अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने पर प्रॉफिट मिलता है तो हमारी कंट्री के सारे बड़े बिजनेसमैन प्रॉपर्टी खरीद कर बैठ जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी कंट्री के बड़े बड़े बिजनेसमैन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। आप रतन टाटा, अंबानी, महिंद्रा, इन्फोसिस, ONGC, इन सबको देख लीजिए। ये सब लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बाद ही रिच हुए हैं, क्योंकि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी सिर्फ प्रॉपर्टी खरीदने पर ग्रो नहीं करती। कंट्री की इकोनॉमी FMCG गुड्स पर डिपेंड करती है। वहीं एक कंट्री की इकोनॉमी वहाँ मिलने वाली सर्विसेज और फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग आगे बढ़ती है। इसलिए आए दिन न्यू बिजनेस, न्यू स्टार्टअप शुरू किए जाते हैं, ताकि लोगों को जॉब मिलती रहे, और जॉब मिलती रहने से ही लोग प्रॉपर्टी का रेंट पे कर पाएंगे। वरना अगर सबको अमीर बनना होता तो हर कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके आराम से घर पर सो रहा होता, पर ऐसा नहीं होता। प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा ऑप्शन जरूर है, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट से बिजनेस साइकिल डेवलप नहीं होता। अगर आपको बिजनेस साइकिल डेवलप करना है तब स्टॉक इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। अब तक हमने ये देखा कि सुरेश स्टॉक में इन्वेस्ट करके ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, और लॉन्ग टर्म में सुरेश रमेश से मल्टीपल टाइम्स प्रॉफिट कमा लेगा, क्योंकि यहाँ कंपाउंडिंग ग्रोथ के अकॉर्डिंग इनकम हो रही है, जो कि प्रॉपर्टी में नहीं होती। 6th, डिफिकल्टी इन मैनेजिंग इन्वेस्टमेंट। प्रॉपर्टी और स्टॉक को मैनेज करने में एफर्ट्स चाहिए होते हैं। जहां एक और प्रॉपर्टी से आने वाले रेंट को लेने के लिए आपको बार बार टेनेंट के पास जाना पड़ता है। कई बार किराएदार टाइम पर आपको रेंट पे नहीं कर पाता है। कई बार किराएदार ने नोटिस देकर प्रॉपर्टी छोड़ दी और उतने टाइम के लिए आपकी प्रॉपर्टी वैकेंट पड़ी रहती है, जब तक कि आपको दूसरा टेनेंट न मिल जाए। ऐसे में प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए आपको अलग अलग तरीके से एफर्ट करने पड़ते हैं। वहीं स्टॉक मार्केट में डिविडेंड के लिए आपको किसी भी तरीके का एफर्ट नहीं करना पड़ता। स्टॉक में डिविडेंड अपने आप हर महीने आपके अकाउंट में आ जाता है, और इसके लिए आपको बार बार कंपनी के पास जाकर झगड़ना नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी के सर पर डिविडेंड देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यहाँ आपको कंपनी अपने आप ही आपके स्टॉक पर डिविडेंड पे कर देती है। 7th, डाइवर्सिफिकेशन। प्रॉपर्टी पर एक और प्रॉब्लम आती है, वो होता है रेंट एग्रीमेंट। आपको हर साल रेंट एग्रीमेंट को रिन्यू कराना पड़ता है, जिसके लिए हर साल आपको अलग से फीस और स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ती है। अब ज्यादा स्टैम्प ड्यूटी और रेंटल एग्रीमेंट के खर्चे से बचने के लिए लोग 11 महीने में इस रेंटल एग्रीमेंट को रिन्यू कर देते हैं। पर रेंटल एग्रीमेंट रिन्यू करने के लिए आपको उस जगह जाना होगा जहां आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, और अगर आपके पास में 2-3 प्रॉपर्टी हैं, तो आपको बार बार उन लोकेशंस पर जाकर एग्रीमेंट साइन करना, मेंटेनेंस देखना, इंटीरियर देखना, ये सब करना होगा, जिसमें आपका मेजर टाइम इन घरों में मेंटेनेंस पर ही निकल जाता है। तो ये कैसा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हुआ? मान लो आपको सडनली पैसों की जरूरत पड़ गई और आपको अपनी प्रॉपर्टी को बेचना है, तो आप वो भी नहीं कर पाते, क्योंकि प्रॉपर्टी बेचने में काफी टाइम लग जाता है। ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है। वहीं अगर आपको इमीडिएटली पैसों की जरूरत है, तो आपको ऑब्वियसली थोड़ा सा लॉस बेयर करके ही प्रॉपर्टी को बेचना होगा, क्योंकि जिस रेट पर आपने एक्सपेक्ट किया था उस रेट पर वह बिकेगी नहीं, और आपको पैसों की बहुत ज्यादा नीड है, तो आपको किसी भी हाल में उसे प्रॉपर्टी को बेचकर पैसों का जुगाड़ करना होगा। वहीं अगर रियल एस्टेट के प्राइसेस सडनली गिर जाए, तो ऐसे में तो आप प्रॉपर्टी के फेयर वैल्यू अर्न ही नहीं कर पाते हैं। वहीं अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो स्टॉक में आप अपनी मर्जी से इसे कभी भी बेच सकते हैं, जिसमें आपको मार्केट प्राइस ही मिलता है। हालांकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ये स्टॉक ऑलरेडी ग्रो कर चुके होते हैं, तो आपको एक्सपेक्टेड प्राइस से ज्यादा प्राइस ही मिलता है, और उनके साथ ही आप स्टॉक इन्वेस्टमेंट में एक ही स्टॉक में पैसे न लगाते हुए अलग अलग डाइवर्सिफाइड कंपनी में पैसों को लगा सकते हैं, जिसमें आपको अलग अलग ग्रोथ देखने को मिलेगी, जो कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में कहीं से भी पॉसिबल नहीं होता। तो मतलब यही हुआ कि एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने पर थोड़ा बहुत रिस्क तो आ ही
जाता है, भले ही लॉन्ग टर्म ग्रोथ उसमें श्योर हो। पर वहीं जब बात आती है अलग अलग 15 कंपनी में स्टॉक इन्वेस्टमेंट करने की, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा सिक्योरिटी वाला ऑप्शन होता है, जिसमें रिस्क बहुत कम होता है और ग्रोथ बहुत ज्यादा। क्योंकि मान लो आपने 10 अलग अलग कंपनीज के शेयर्स खरीदे और आपके 10 में से 4 कंपनी लॉस में चली गई, तो अब आपके पास जो 6 कंपनीज हैं, आप उसके प्रॉफिट से अपने लॉस को कवर अप कर पाएंगे। तो ये था स्टॉक मार्केट का एक और एडवांटेज। नंबर 8, स्टार्ट विद स्मॉल। अब स्टॉक मार्केट का एक और बेनिफिट होता है, वह होता है कि स्टॉक मार्केट में आप छोटे से छोटे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। वहीं घर खरीदने के लिए आपको एक बहुत बड़े अमाउंट की जरूरत पड़ती है, और अगर आपके पास में उतना पैसा नहीं है तो आप लोन लेकर घर खरीदेंगे, और लोन लेकर इन्वेस्टमेंट करना कहीं से भी फायदे का सौदा नहीं होता। उल्टा ये बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है, जहाँ आपको होम लोन की EMI भी पे करनी पड़ती है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी रिच लोगों को ही रिच बनाती है, क्योंकि मिडिल क्लास जब भी प्रॉपर्टी खरीदेगा तो वो लोन लेगा और लोन का इंटरेस्ट पे करेगा। तो प्रॉपर्टी की ग्रोथ जितनी हो रही है, उतना अमाउंट उसके लोन के इंटरेस्ट को चुकाने में जा रहा है। तो वो कहां से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हुआ। और इस मामले में फिर से एक बार स्टॉक इन्वेस्टमेंट बाजी मार जाता है, क्योंकि वहाँ ये सब झंझट नहीं आता। आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके उससे हुए प्रॉफिट को अगली बार फिर से इन्वेस्ट कर सकते हैं, और हर बार सरप्लस कमाने के बाद में आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं, और धीरे धीरे करके आप स्टॉक इन्वेस्टमेंट से काफी ज्यादा इनकम फ्यूचर में कमा सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना किसी बिग प्लेयर का काम है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप YouTube पर बहुत सारे वीडियोस देखकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में सीख सकते हैं, और आपको ऐसे बहुत सारे ऐप्स मिल जाएंगे जहां से आप ऐप डाउनलोड करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट दोनों ही ग्रोइंग मीडियम ऑफ इन्वेस्टमेंट जरूर हैं, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इन्वेस्टमेंट करना मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक ट्रैप की तरह काम करता है, और एक इन्वेस्टमेंट मोड में इन्वेस्ट करने के बाद एक मिडिल क्लास इंसान अमीर जरूर बन सकता है। आई एम श्योर हमारे इस वीडियो से आपको प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट दोनों के बारे में पता चल गया होगा, और अब तक तो आप जान गए होंगे कि रमेश और सुरेश में ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है और किसको फ्यूचर में ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू ब्रेन ग्रेन फैमिली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर कोई ऐसे टॉपिक पर जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जल्द ही मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।